बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम MTH 501 हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ से अब हमने स्टार्ट करना है सॉल्विंग अ लीनियर सिस्टम। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ लीनियर सिस्टम वी यूज़ अ नंबर ऑफ मेथड्स। फर्स्ट ऑफ देम इज़ गिवन बिलो। जो हम लीनियर सिस्टम जो है, मैंने आपको पीछे बताया हुआ कि सिस्टम जो है वो एक तो लीनियर होना चाहिए, यानी कुव्वत जो है वो 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं वो आपका क्या बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं, तो वो लीनियर सिस्टम बन जाएगा। तो उनको हल करने के लिए ये पहला मेथड है सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। In this method, the x1 term in the first equation of a system is used to eliminate x1 term in the other equations. Then we use the x2 term in the second equation to eliminate the x2 term in the other equation, and so on until we finally obtained a very simple equivalent system of equation. तो ये है आपका सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि आप सिंपल एलिमिनेट करते हैं, दो इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के हम उनके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके तो हम उनको क्या कर देते हैं, एक को एलिमिनेट करके और दूसरे की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमने 8 क्लास में पढ़ा हुआ है ये मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो अब हम चलते हैं आगे। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल जो है वो मैं आपको ये एग्जांपल नंबर 5 बोर्ड के ऊपर हल करवाता हूँ। तो इस एग्जांपल को सोल्व करने के लिए हम बोर्ड के ऊपर चलते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, ये आपके पास सिस्टम गिवन दिया हुआ है, मैंने ये राइट किया है। तो इस सिस्टम का जो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये आपके पास ये हमने जो क्वेश्चन जो है वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप एग्जांपल का जब सॉल्यूशन देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है वी परफॉर्म द एलिमिनेशन प्रोसीजर विद एंड विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन। तो ये जो है मैं कर रहा हूँ इस वाली साइड पे, ये आपके पास विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन है। आप देखेंगे कि वहाँ पे भी आपके हैंडआउट्स के ऊपर पे भी ऐसे किया हुआ है, और ये इधर जो है हम किस तरह कर रहे हैं, मैट्रिक्स नोटेशन के साथ कर रहे हैं। तो साथ साथ मैं कंपैरिजन आपको साइड बाय साइड का वहाँ पे जो किया हुआ है मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये आपका सिस्टम था, तो मैंने सिस्टम को मैट्रिक्स नोटेशन में लिख दिया है। तो आपने एलिमिनेट करना है x1 को, वहाँ पे यही बात लिखी हुई है, टू एलिमिनेट x1 टर्म फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड 4 टाइम्स इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 3। कि आपने x1 को जो टर्म है ना, जो x1 टर्म है, इसको आपने एलिमिनेट करना है, मतलब कि ख़त्म करना है। तो वो कहता है वो कैसे ख़त्म करेंगे, वो कहता है कि आप 4 टाइम्स इक्वेशन 1 कर दें, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 के साथ। ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, इसके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, तो 4x1 माइनस 8x2 प्लस 4x3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये है, तो आप उसको क्या कर देंगे, फिर आप क्या कर देंगे, इक्वेशन 3 के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने से ये आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका कट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका -3x² आ जाएगा, और ये +13x3 इज़ इक्वल टू -9। तो ये है आपकी इक्वेशन 3। अगर आपने विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन लिखना है तो आपकी जो न्यू इक्वेशन 3 है वो चेंज होके आपकी ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। आप देखेंगे इक्वेशन 1 वही है, इक्वेशन 2 वही है, इक्वेशन 3 चेंज हो गई आपकी, ये वाली है, ये इक्वेशन 3 बन गई। तो अगर आप मैट्रिक्स नोटेशन में आप करते हैं तो आप R3 + 4R1 करेंगे, मतलब कि आप 4 को इसके साथ R1 के साथ रो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या कर देंगे, R3 और +4R1 करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन 3 आ जाएगी।
देन वही बात के नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, ये इधर मैं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, इधर जो मैं कर रहा हूँ प्रोसीजर ये आपका विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन है और ये आपका इधर जो कर रहा हूँ ये मैट्रिक्स नोटेशन है। कि आपने इक्वेशन 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ऑब्टेन 1 को आपने लाना है कोएफिशिएंट ऑफ x2 का। तो मैंने क्या किया है कि देखें इक्वेशन 2 को हमने 1/2 के साथ, इधर भी 1/2 के साथ, 1/2 के साथ, 1/2 के साथ, ये विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन का ये है। और मैट्रिक्स नोटेशन आपके पास ये है कि आप यहाँ पे करेंगे 0 1/2 0 2/2 1 -8/2 -4 एंड 8/2 4। देन आपके पास है टू एलिमिनेट द x2 टर्म फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एड 3 टाइम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 3। तो ये है आपके पास, आप क्या करेंगे इसको बड़ी आसानी से आप क्या करेंगे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 को आपने 3 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 2 को। यहाँ पे आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं। देन आप उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 के साथ। तो ये मैंने विद मैट्रिक्स नोटेशन और ये विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन आपका ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। देन आपका वैसे ही है ये जो लिखा हुआ है वहाँ पे, नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन एलिमिनेट द x3 टर्म फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन विद 4 and add in a second equation, then subtract the third equation from first equation we get। तो यही बात है कि आपके पास ये आ जाएगा। जैसे वो कहता है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले वो ये कह रहा है कि आप 4 टाइम मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन विद 4 एंड ऐड विद इक्वेशन 2। तो मतलब आपने क्या कर देना है कि आपने R2 प्लस 4 R3, तो यही लिखा हुआ है ना कि मल्टीप्लाई थर्ड इक्वेशन विद 4। मैंने थर्ड इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड ऐड इन सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन के साथ, एंड देन सब्ट्रैक्ट द थर्ड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो देन आपने क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन माइनस R3 थर्ड इक्वेशन के साथ आपने क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो आपके पास ये आ जाएगा। ये जो मेथड है ये आपका जो है ये विदाउट जो है वो मैट्रिक्स नोटेशन है और ये आपके पास विद मैट्रिक्स नोटेशन है। देन आपने यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो वो वही बात है कि एडिंग 2 टाइम्स इक्वेशन 2, मतलब कि R1 प्लस 2R2 एडिंग 2 टाइम्स इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है इक्वेशन 1 के साथ। तो ये आपका सलूशन आ जाएगा 29 16 3। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको आप इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे इसमें पुट करके। तो ये बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि ये एग्ज़ाम्पल हमें समझ नहीं आ रही, बहुत इजी एग्ज़ाम्पल है। तो ये आपके पास जो है ये जो सिस्टम है इधर मैंने किया है, ये आपके पास विदाउट मैट्रिक्स नोटेशन, और ये जो है ये मैंने मैट्रिक्स नोटेशन के साथ किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एग्ज़ाम्पल की समझ आ गई होगी। इस एग्ज़ाम्पल के बाद हम चलते हैं आगे। ये है हमारे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो ये मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कौन से हैं और ये क्या हैं, इसके बारे में आप देखते हैं, कर लेते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो मैं इसके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 3 किस्म के हैं। पहला रिप्लेसमेंट है, दूसरा इंटरचेंज है और तीसरा स्केलिंग है। तो ये क्या चीज़ है? रिप्लेसमेंट में है रिप्लेस वन रो बाय द सम ऑफ इटसेल्फ एंड अ नॉन ज़ीरो, चाहे इटसेल्फ या किसी भी नॉन ज़ीरो के साथ।
मल्टीप्लाई करके ऑफ एन अदर रो। मिसाल मैंने ये दी कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है और आपने R1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया और R3 के साथ ऐड कर दिया। ये है आपकी रिप्लेसमेंट के मतलब जो आपकी R3 है वो रिप्लेस हो गई है इस ऑपरेशन से इस रो में। तो ये है आपका एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के आपने रिप्लेस वन रो बाय द सम ऑफ इटसेल्फ, या आप इन दोनों को सम कर सकते थे। तो या आप एंड आ नॉन ज़ीरो मल्टीपल, मैंने नॉन ज़ीरो 4 के साथ एक ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, नॉन ज़ीरो कोई डिजिट होना चाहिए। हाँ, चाहे वो -4 हो जाए या 4 हो जाए या 5 हो जाए या -5, 3, 2, -3, -2 कोई भी हो जाए, ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। देन आपके पास जो है ये आपके पास है सेकंड जो है ये है इंटरचेंज। तो ये है इंटरचेंज टू रोज़। तो आपने देखा होगा जब आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म होती है, जब मैट्रिक्स की फॉर्म नहीं होती, डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म होती है, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि जब हम रोज़ को इंटरचेंज करते हैं तो फिर हम माइनस का साइन बाहर लगाते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट में होता है। यहाँ पे नहीं वो होगा कि आपने इधर देखें, अगर हम इन दो रोज़ को, ये आपके पास रो 1 है, ये आपके पास रो 3 है, इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ऐसे लिखेंगे रो 1 3, यानी 1 और 3 ने आपस में अपनी रोज़ ने अपनी जगह तब्दील कर लिया। तो बाहर माइनस का साइन नहीं आएगा। वो मैंने आपको बताया कि वो कब आएगा, जब आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म लेंगे। तो ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस जो हैं वो मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है, ये बात जहन में रखिएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स या सिंपल मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। तो देन जो है हम थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड में है स्केलिंग मल्टीप्लाई ऑल एंट्रीज इन अ रो बाय अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट। तो आप किसी भी एक रो को नॉन ज़ीरो कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, चाहे आपके पास ये 1/2 है, जैसे हमने R2 को, ये आपके पास मैट्रिक्स है, हमने R2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो ये कहता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। चाहे आप इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के बाद आपके पास है रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अ मैट्रिक्स B is said to be row equivalent to a matrix A of the same order if B can be obtained from A by performing a finite sequence of elementary row operation of A. If A and B are row equivalent matrices, then we write this expression mathematically as, तो आप उसको ऐसे mathematically write करेंगे। ये बात क्या है, row equivalent matrix ये है कि अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो दोनों रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होंगे। तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप फाइनाइट सीक्वेंस आप ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑफ ए अगर आप अप्लाई कर दें तो वो आपका क्या होगा, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। जैसा कि ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास एक एग्जांपल है, तो आपने इसको रो इक्विवेलेंट करना है। तो ये है आपके पास, देखें आपके पास ये जो है आपकी थर्ड रो, ये आपके पास फर्स्ट रो है, आप जानते हैं, ये सेकंड रो है, ये आपके पास थर्ड रो है। तो आपने 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, आपने 4 टाइम्स यानी इसको मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो को 4 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हो जाएगा 4 1s are 4, यहाँ पे हो जाएगा -8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, एंड देन आपने इन दोनों को जो है इन दोनों को ऐड कर देना, यानी इन थर्ड रो इन फर्स्ट मैट्रिक्स। तो आपका ये मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे -4 है, इधर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 और -4 क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपने 0 लिखा है। यहाँ पे आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी -8, और यहाँ पे है आपके पास 5, यहाँ पे -8 और 5 क्या हो जाएगा, -3। ऐसे ये आपकी न्यू रो जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये है आपका रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देन है आपके पास एक नोट है यहाँ पे, इफ़ द ऑगमेंटेड मैट्रिसेस
of two linear systems are row equivalent then they two system have the same solution set। तो अगर अगमेंटेड जो मैट्रिसेस हैं ऑफ टू लीनियर सिस्टम आर रो इक्विवेलेंट, तो अगर वो रो इक्विवेलेंट हैं तो उनका जो सोल्यूशन भी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये आपका क्यूज आ सकता है। तो यहाँ पे जो है आप देखते हैं रो ऑपरेशन आर एक्सट्रीमली इजी टू परफॉर्म बट दे हैव टू बी लर्नड एंड प्रैक्टिस। टू फंडामेंटल क्वेश्चंस यहाँ पे हैं कि इफ़ द सिस्टम कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट का मतलब है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, देन इट इज़ डज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, तो बाकी जितने मर्जी हो जाए। इफ़ आ सॉल्यूशन एग्जिस्ट इट इज़ द ओनली वन दैट इज़ द सॉल्यूशन यूनिक। तो ये आपने इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर देने हैं, तो इन दोनों के आंसर्स के लिए वी ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन वाया रो ऑपरेशंस ऑन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप ये रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। ये आपकी एग्जांपल है, काफ़ी इजी है। तो ये लेक्चर जो है इतना इजी है इसलिए मैंने ये नहीं करवाया। ये अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो ये आपके पास है, तो आप इसको इस एग्जांपल को कर लीजिएगा। मैंड पे बस जो सिंपल सी बात है, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये आपको आती हैं। तो ये आप देखेंगे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि x1, x2 और x3 जो है इन तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड हो रही हैं आपके पास। तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है। सोल्व इफ़ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट। अब हमने सबसे पहले चेक करना है इसको, सिस्टम को कंसिस्टेंट है या नहीं। तो जब हमने देखा कि एंड पे आते हैं हम, यहाँ पे आ जाता है ये बात, ये आप देखें 0 इज़ इक्वल टू 2.5। तो यहाँ पे ये बात सेटिस्फाई नहीं होती। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 दे विल सेटिस्फाई बिकॉज द इक्वेशन, ये जो है आपकी इक्वेशन इज़ नेवर ट्रू। तो इस इक्वेशन की वजह से जो है ये आपका फंक्शन जो है वो, जो आपका सिस्टम जो है वो आपका क्या है, इनकंसिस्टेंट है, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये थी आपकी जो इम्पोर्टेंट बात थी इस आपके लेक्चर में। तो ये नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।